बज गया उपचुनाव के रण का बिगुल। 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 17 अप्रैल को होगा मतदान, जबकि 2 मई को होगी मतगणना। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर होगा उपचुनाव। वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई। सहाड़ा, सुजानगढ़ सीट कांग्रेस के पास थी, जबकि राजसमंद बीजेपी के पास थी। उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर। नतीजों से सरकार के कामकाज पर लगेगी मुहर। नतीजों से दोनों दलों के नए नेतृत्व की होगी परीक्षा। आरएलपी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुटी। 3 का तिलस्म। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। प्रदेश में विधानसभा की 4 खाली सीटों में से 3 का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आज यहां 23 तारीख से नामांकन शुरू होंगे। 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2 मई को परिणाम आ जाएगा। चुनाव कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, इसे समझा ही जा सकता है। संख्या बल के हिसाब से अभी विधानसभा की स्थिति ऐसी है कि एक सीट का महत्व है। इसके अलावा चूंकि उपचुनाव तब होने जा रहे हैं जब सरकार अपने कार्यकाल का करीब आधा समय पार कर चुकी है, तो भले ही चुनाव स्थानीय समीकरणों के साए में लड़े जाएं, लेकिन इन चुनाव के परिणामों को सरकार के कामकाज से जोड़कर देखा जाना तय है। उधर लोकसभा चुनाव के बाद से ही किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रही भाजपा के लिए भी ये तीनों सीट करो या मरो की लड़ाई वाली हैं। एनडीए गठबंधन से किसानों के मुद्दे पर बाहर आ चुकी आरएलपी इन चुनाव में दोनों दलों को चुनौती देगी। कुल मिलाकर राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए चुनाव बेहद अहम है। तो आज प्राइम डिबेट में उपचुनाव पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि आधे कार्यकाल को पूरा कर चुकी सरकार के लिए उपचुनाव क्या जनमत की तरह होंगे। जैसा कि आम तौर पर उपचुनाव में होता आया है, इन उपचुनाव में भी सहानुभूति लहर एक फैक्टर होगी। चुनाव परिणामों का प्रदेश की राजनीति पर, खासतौर पर दोनों दलों की अंदरूनी राजनीति पर क्या असर देखने को मिल सकता है। प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, सुरेंद्र सिंह नरूका साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, महिपाल सिंह महिला आरएलपी के प्रवक्ता हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद से, जैसा मैंने अभी कहा, किसी बड़ी खुशखबरी का आप इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार काफी लंबा हो गया था। अब आपके सामने मौका है इस संभावना को जमीन पर उतारने के लिए कि भाजपा कार्यालय में लड्डू बटे। क्या करने जा रहे हैं आप? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आपने बताया है कि लोकसभा चुनाव के बाद में, ऐसी बात नहीं है। लोकसभा के चुनाव के बाद में जो जैसे नगरीय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, उसमें भी आप परसेंटेज वाइज और जो हमने प्रधान और जिला प्रमुख के सदस्यों के देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः बहुत ज़्यादा अच्छी सीटें मिली। इसलिए खुशखबरी तो भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू है। रही बात इन 3 चुनावों की, तो इन चुनावों की हम बात करें तो आज कांग्रेस को लगभग, जैसे आपने बताया, आधा पीरियड निकल गया है, लेकिन उसके बाद में भी जो 2 बजट लगभग इन्होंने सदन में रखे हैं, लेकिन 2 बजट का 33% भी ये आम लोगों, आम पब्लिक के ऊपर खर्च नहीं कर पाई। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस सरकार केवल मात्र दिखावी जो चीजें वो अलग है, और जो एजेंडे हैं उनको कहीं भी धरती पे लेके नहीं आई। केवल मात्र इन्होंने जो काम किया है, वो जो योजनाएं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो योजनाएं थी, उनको नाम बदलने का ही काम किया है। नाम बदलने से पब्लिक को ये पता चलता है कि आप नाम बदलने से सीटें नहीं हासिल की जा सकती। इसलिए ये जो अभी 3 सीटों पे जो उपचुनाव होगा, उस तीनों सीटों पे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। और जो आप बताए, जैसे आपने खुद ने कहा कि जो खुशी का लड्डू है वो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में कांग्रेस की जो कुरीतियां और जो बुराइयां और जो कंटिन्यू जो आज आप भ्रष्टाचार को देखें, अब चरम सीमा पे पहुंच गया है, आप जो अपराध को देखें वो चरम सीमा पे पहुंच गया है, तो पब्लिक को ये सब चीजें दिख रही है। इसलिए जो पूर्ण बहुमत मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की जीत के आएगी। ठीक है, बोलिए प्रदीप जी। प्रदीप जी, जहाँ तक मेरे साथी भाई के जो सवाल जो उन्होंने उठाया है कि वर्तमान सरकार के संदर्भ में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंट जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसको इस प्रदेश के सभी वर्गों ने सराहा है। उन्होंने कहा है कि अभूतपूर्व बजट था,
और सभी लोगों ने इसमें जिस तरह से सारे समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया, उस सारे जिलों को सम्मिलित किया गया, विशेष तौर पर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी उन्होंने विशेष कुछ घोषणाएं की हैं जो वहां काफी समय से लंबित थी। तो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी घोषणाएं इसमें की हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप राजनीतिक रूप से इसको देखते हैं तो राजनीतिक रूप से आप जो अच्छी चीजें उनकी बात भी कीजिए, सिवाय इसके कि आप कहें कि साहब ये लूट का बजट है और वैसा बजट है। मैं समझता हूं दर्शकों का ये समय खराब करने वाली बात है। सरकार की लोकप्रियता की जहां तक बात है, आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं और उन्होंने अपने इस बात को साबित भी किया है। अब जहां तक बात करने की आ रही है चुनाव की बात है, तो चुनाव में आप देखिए कि उनका जो अपना उन्होंने पहली बार कह दिया है कि मैं इस चुनाव, आप ये समझिए कि चुनाव में स्वयं लड़ रहा हूं। उन्होंने आह्वान किया अपने वोटर्स को, इस चुनाव में 7.5 लाख वोटर जो इस अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे उनसे वो अपने उन चारों विधानसभा क्षेत्रों में अपने 50-50 सक्रिय कार्यकर्ताओं के समूह बनाकर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहां में जितनी भी जन समस्याएं हैं, जो जैसा भी जो फीडबैक आ रहा है उसके अनुसार वो चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं चुनाव लड़ना एक प्रक्रिया है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी इस चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल नियंत्रित रखे हुए, और चूंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, आधा समय गुजर चुका है और ये चुनाव 2.5 साल के हमारे इस कामकाज पे निश्चित तौर पर एक मतव्य होगा। इस पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले प्रदीप नरोका साहब, आपकी पार्टी में चारों जगह पे कैंडिडेट है ना आपके पास? नरोका जी, हाँ सर। मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि चौथी सीट पर चुनाव इसीलिए नहीं होने जा रहे चूंकि भाजपा वहां एक अदद उम्मीदवार का इंतजाम नहीं कर पाई है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, शायद ऐसी बचकाना जो बातें कही है वो शायद इसको शोभा नहीं देता कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम की सेक्शन 150 और 151 के अंदर ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कोई विधानसभा की सीट खाली होती है तो विधानसभा की सीट को उसमें चुनाव करवाने का जो प्रोसेस करता है वो निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचन आयोग एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी पार्टी पर का नहीं है कि साहब इस पार्टी ने इन 3 चुनाव के लिए तो हमारा कह दिया, इस चौथे चुनाव के लिए हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। आप ये जब 3 चुनाव का रिजल्ट आएगा तभी पता चल जाएगा कांग्रेस के पास क्या है क्या नहीं है। जैसे अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय उन्होंने कहा कि ऐसी बची हुई योजनाएं जो पूर्ण नहीं हो सकी उनको योजनाओं को पूर्ण करने के लिए तीनों चारों विधानसभा हैं उनमें अतिरिक्त बजट दिया गया। मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि आपकी योजनाएं कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन ये देखिए, ये कोई दबी छिपी बात नहीं, ऐसा आप भी करते हैं, आपकी सरकारें भी करती आई है, इन्होंने कह दिया, इनकी मासूमियत है। लेकिन प्रदीप जी मुझे ये भी बताइए कि आपको जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास 2.5 साल का कामकाज है दिखाने के लिए, हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास वो सारा काम है, विकास है, ये सब है, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि मतलब घुमा फिरा कर आप फिर इन चुनाव में, उपचुनाव में आप इस बात को लेकर आ रहे हैं कि आप केंद्रीय एजेंसियों का, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक सीट आपने इसलिए रोक ली कि आपके पास वहाँ कैंडिडेट नहीं है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है प्रदीप? इसका प्रश्न जो शर्मा जी मैं कहना चाहता हूँ ये है कि चूंकि इन चारों विधानसभाओं के विधायकों का निधन हो गया है और ये रिक्ति वहां पैदा हो गई है, तो सवाल यह है कि ऐसे मतदाता जिनके विधायक की दुखद मृत्यु हो गई है उसको अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, आपके जितनी सुख सुविधाएं और जो आपके अधिकार हैं उनका मूल रूप से वो उनका संरक्षण करेंगे। उनका कहने का तात्पर्य है, ये बात ही नहीं है कि साहब उन्होंने दे दिया वो दिया। 2.5 साल का हमारा कार्यकाल भी हुआ है और हम निश्चित तौर पे इसमें सफल हुए। सवाल तो अलग है, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि चौथी सीट का चुनाव ही भाजपा ने रुकवा दिया है और इसलिए रुकवा दिया है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग कुछ संशय में है। पहले इस देश में चुनाव बड़े सौहार्दपूर्ण और शांति के माहौल में हुआ करते थे। अब आप मुझे बताइए, आज अंतिम दिन था जब सभी लोग ये मान रहे थे कि जो नियत अवधि है, संवैधानिक स्थिति है, उसमें आज इनको चुनाव डिक्लेयर करने ही पड़ेंगे और आज भी ये तो ये ऐसी क्या स्थिति है? चुनाव आयोग ये क्यों बनाता है? अभी जिस चुनाव आयोग सुविधा के अनुसार 6 महीने का प्रोविजन है और अभी चुनाव खत्म नहीं हुए। जो चुनाव में आज 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें बाकायदा 30 या 28 अप्रैल लास्ट दिन है जिस दिन चुनाव मत होना है। तो आपने ये कैसे मान लिया कि निर्वाचन आयोग इसकी तिथि डिक्लेयर नहीं करेगा या निर्वाचन आयोग यहाँ चुनाव ही नहीं करवाएगा? या जब 3 जगह चुनाव की डिक्लेरेशन हुआ है तो चौथी जगह भी निर्वाचन आयोग नियमानुसार चुनाव डिक्लेयर कराएगा और आप कह रहे हो कि निर्वाचन आयोग इनसे मिला हुआ है। तो जब 2.5 साल पहले जो चुनाव हुए राजस्थान में वो भी निर्वाचन आयोग नहीं करवाए थे, तो क्या वो निर्वाचन आयोग करवा दिया? आरोप प्रत्यारोप महिपाल महिला को बहस में लाते हैं। महिपाल महिला कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात बोलिए फिर मैं सवाल करता हूँ, बोलिए जल्दी। महिपाल महिला
चतुर्वेदी जी और नरूका जी दोनों से मेरा एक सम्मिलित सवाल है आपके माध्यम से। सर क्या 196 सीटों के जो मतदाता उन्होंने कोई गुनाह किया है क्या? चतुर्वेदी जी इतने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने चारों जगह जहां बाई इलेक्शन होने वहां के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला। अरे सर, ये शब्द आप कम से कम प्रतिष्ठित चैनल पे तो मत बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार, आप इस तरह का भेदभाव करने वाली बातें आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देती है सर। और अच्छा, यही अपना मुद्दा। महिपाल जी, मुझे तो ये समझाइए, आप ये कह रहे हैं पहली बात मुझे समझाइए, आप एनडीए गठबंधन से अभी ताज़ा अलग हुए हैं, क्या आप ऐसा नहीं होंगे जब इन चुनाव के मुद्दे, जो कि स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा संभावना इस बात की है, जैसा दोनों मित्र कह रहे थे, मुद्दों के ऊपर अभी आता भी हूँ मैं, वो हैं जिनका सीधा असर दिल्ली की सरकार के ऊपर भी सवाल उठेगा। तो क्या आपके लिए ये ऐसा करने वाली स्थिति नहीं होगी कि आप भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला करें और अपने लिए वोट मांगे? महिपाल मेहला, देखिए जेपी जी, हमने 19 दिसंबर 2020 को बैठ के, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, पूरी कोर कमेटी ने बैठ के ये तय किया कि आने वाले चारों जो बाई इलेक्शन है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर इंडिपेंडेंट लड़ने का काम करेगी। पिछले 2 महीने से हम लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, कैंडिडेटों को लेके काम कर रहे हैं। वहां की सारी भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हम मजबूती से चुनाव लड़ने की सारी इंटरनल तैयारियां कर रहे हैं। इस चुनाव को लेके मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस गहलोत सरकार जो 2.5 साल से प्रदेश में शासन कर रही है, ये उस कपटी बगुले की तरह है जिसका तन तो उजला है पर मन बड़ा मैला है। आज आप देखिएगा प्रदेश में किस तरीके से जिलों में होड़ मची हुई है, कभी अखबारों की स्याहियां नहीं सूखती हैं। सर, आपके चैनल्स पे लोग डिबेट करते करते थक गए हैं। आज चाहे कोटा की बात हो, चाहे बूंदी की बात हो, यहां तक कि पुलिस के सबसे बड़े महकमे के अधिकारी, आरपीएस, जिस तरीके से महिलाओं की रक्षा करने वाले लोग उनके हवस के प्यासे पड़े हैं। रोज बलात्कार की विभत्स घटनाएं आ रही हैं। प्रदेश बलात्कारियों का पूरे जिलों में एक से बढ़ के एक दूसरा जिला उससे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। खुले आम आईपीएस अधिकारी रंगदारियां वसूलने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार की बात करो, बलात्कार की बात करो, बेरोजगारी में आज प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। 25 लाख बेरोजगारों का भविष्य 13 कोर्ट में अटकी हुई भर्तियों के माध्यम से अटका पड़ा है। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि प्रदेश में किस तरीके का शासन है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर, और प्रताप सिंह जी से आज भी फोन टैपिंग को लेकर बयान दिलवाया गया है, तोते की तरह उससे बुलवाया जा रहा है। प्रताप सिंह जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्या ऐसी मजबूरी है सरकार के पास? और कोई मंत्री नहीं है, ऐसी कौन सी उनकी सीटी उनके गहलोत जी के पास पेन ड्राइव में कैद है? इस तरीके की सारी बातें प्रदेश की जनता जानती है और चुनाव में सब सवालात भी होंगे और जनता के आक्रोश का सामना भी करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त ये बाई इलेक्शन करेंगे। ठीक है साहब। सुरेंद्र जी, अगर इन चुनावों में सरकार का कामकाज मुद्दा नहीं है और आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था इसमें एक मुद्दा होगा, सुरेंद्र जी, तो यानी स्थानीय मुद्दों से अलग अगर मुद्दे इस पर हावी होते हैं, तो फिर क्यों नहीं किसानों का मुद्दा एक इसमें मुद्दा होगा? क्यों नहीं इसमें महंगाई एक मुद्दा होगी? क्यों नहीं इसमें पेट्रोल डीजल की आसमान छूती हुई कीमतें इस मुद्दा होगी? सुरेंद्र जी सर, इसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो आज राजस्थान की जो पब्लिक है वो किस तरीके से गुंडागर्दी से पिसी जा रही है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको आज से लेके, जब से ये सरकार आई है तब से लेके कंटिन्यू है। उसमें ये है कि जो अपराधी है, मान लिया, मतलब ये देखिए अपराधियों के मान कर ही तो सवाल किया है कि कानून व्यवस्था अगर एक मुद्दा होगी तो दूसरे वो सारे भी तो मुद्दे होंगे जो आपके खिलाफ जाते हैं, जिनमें आपको सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। सर, मैं आपने किसान की बात की, किसान का जो मुद्दा है वो कांग्रेस केवल पॉलिटिकली आधार पर मुद्दा बना रही है। किसानों के जो तीनों बिल को देखे जाए तो किसानों का पक्षधर बिल है और केवल मात्र एक कांग्रेस इसको एक पॉलिटिकल आधार के ऊपर, आज वहां टिकैत जी मीटिंग कर रहे हैं और टिकैत जी राजस्थान में आते हैं कांग्रेस के ट्रैक्टर के ऊपर जाके प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, कांग्रेस किसानों को गुमराह करने के हिसाब से इस मुद्दे को बना के आ रही है। बाकी किसानों के तीनों बिल है वो किसानों के हितकारी बिल है, किसान इसको समझ गए हैं, प्रदर्शन में किसान बिल्कुल वहां से श्याम जी, वैसे आज तक का जो अनुभव है हमारा, उसमें उपचुनाव में प्रत्याशी का चयन, जो कि आमतौर पर उसके वारिस को चुना जाता है, जो व्यक्ति जिसका निधन हो गया है, और दूसरा सहानुभूति लहर, तीसरा जो मेहनत होती है, और अगर कोई बड़ा ही मुद्दा हो, कोई बड़ा फेरबदल हो तो बात अलग है। ये सारे मुद्दों की बात ये कितनी प्रासंगिक लगती है श्याम सुंदर शर्मा, किसी भी दोनों किसी भी दल की? देखिए जेपी शर्मा जी, ये निश्चित रूप से मान के चलिएगा, इस चुनाव में, उपचुनाव में आपको पारिवारिक रूप से कैंडिडेट चुनने को मिलेगा। सहाड़ा में अगर बात करेंगे तो कांग्रेस उनके भाई या पुत्र को देना चाहती है टिकट, और बीजेपी किसी जाट कैंडिडेट को उतारना चाहती है, बस यही। इसके बाद अगर सुजानगढ़ चाहेंगे, सुजानगढ़ में उनके पुत्र है मनोज,
उम्मीदवार, उनको चुनाव उतारने की बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है। और कांग्रेस की बीजेपी किसको उतारेगी अभी, वो भी क्योंकि जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी उनको बीजेपी में शामिल कर लिया है। तो ये बात तो सही है कि कैंडिडेट की कमी तो बीजेपी के पास है, ये तो बात सही है। अब आप राजसमंद की बात करें, राजसमंद में देखिएगा कि उनकी पुत्री तैयार है, वैसे पुत्री को काफी सक्रिय भी हो गई है, लेकिन पूर्व सांसद है हरिओम, उनके पुत्र भी सक्रिय है वहां पर। तो ये बात है बीजेपी में कैंडिडेटों का चुनाव होने में होगी स्थिति। आज देखिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर राजसमंद के करीब 150 प्रतिनिधि आए, जिसमें पार्षद भी हैं, बाकी भी हैं, क्योंकि वहां पर नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव भी जीते हैं लोग, तो थोड़ा उत्साही है। ये बात सही है कि राजस्थान का चुनाव इस बार निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। उसका कारण है कि देखिए सतीश पूनिया और आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं डोडासरा, दोनों जाट कैंडिडेट हैं, दोनों के पास पहला चुनाव उपचुनाव हो रहा है, जीतेंगे हारेंगे तो इनकी निश्चित रूप से होगा। और वसुंधरा राजे का क्या भूमिका रहेगी, अभी प्रश्न चिन्ह सामने लगा हुआ है। अशोक गहलोत सक्रिय है, सचिन पायलट को साथ लेकर के चुनाव प्रचार करने गए थे, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ये दिखाने का प्रयास करें कि हमारी एकता है। एकता अगर दिखेगी तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इस बार चुनाव 3 पे क्यों हो रहे हैं, 4 पे क्यों नहीं हो रहे। ये गुजरात वाली स्टाइल कि 2 की जगह 1 पे एक चुनाव हुए तो जीत का हासिल। अगर यहाँ पर 20 जून को चुनाव होने, 20 जून को 6 महीने पूरे हो जाएंगे, तो फिर क्या, फिर उसके बाद 2 मई को फिर वापस आचार संहिता प्रदेश में लगेगी। तो ये चुनाव आयोग पे जब प्रश्न चिन्ह अगर मुख्यमंत्री या कांग्रेस लगा रही है तो दिखता है कुछ, तो इसलिए निश्चित रूप से निष्पक्ष करना चाहिए। अब देखिएगा सतीश पूनिया जी ने पत्र लिखा है राष्ट्रीय महिला आयोग को कि बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही है। विधानसभा में खुद आप कह चुके हैं सारी चीज हुई है। 138 करोड़ का बजट अतिरिक्त दिया है मुख्यमंत्री जी ने, जहां पर कमी है उसकी पूर्ति पहले मुख्यमंत्री ने अपने प्रतिनिधियों को भेज के। इस चुनाव में देखिए सीपी जोशी चाहे विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन भीलवाड़ा का अगर तय करेंगे, राजसमंद का तय करेंगे, तो सीपी जोशी बीच में आएंगे और वो निश्चित रूप से वहां नेता रहे और वहां से भीलवाड़ा से सांसद रहे, बाकी उनका पड़ोसी आता है, तो इसलिए राजसमंद भी उनका हस्तक्षेप रहेगा। सुजानगढ़ में अब भले ही चाहे बोले कुछ भी कर ले, लेकिन सुजानगढ़ फिर वही आता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शेखावटी के हैं, इसलिए वो शेखावटी का कुछ क्षेत्र आता है। दोनों ही पार्टियां सम्मेलन भी कर चुकी हैं, चुनौती दोनों के लिए है। ये चुनाव निश्चित रूप से एक संदेश देगा कांग्रेस बीजेपी को कि एकता का सूत्र दोनों जगह जो कमी है वो उजागर कर गया, नहीं उजागर कर गया। तो चुनाव बड़ा अच्छा रोचक भी होगा और फैसला एकता के सूत्र अलग तरह से ठीक है। ठीक बात है, और इसकी सिग्निफिकेंस तो इस फैसले की समझी जा सकती है। एकता के सूत्र की आपने जो बात की उस पर मैं सवाल करता हूं, लेकिन महिपाल मेला आप जो बोलना चाह रहे हैं संक्षेप में बोलिए। मैं नरोका जी से पूछना चाहता हूं कि सर आप 7 साल पहले जो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व है जो महंगाई को डायन कहता था, आज आपके लिए कैसे वो डार्लिंग बन गई है। इन चुनाव में ये सारी चीजें भी आपके बीच में आएंगी। कैसे पेट्रोल 100 रुपए के पार जाता हुआ दिख रहा है, कैसे 90 रुपए डीजल है, और जिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना ये बातें मैं पूछ चुका हूं, मुझे लग रहा था कि आपको अलग से कोई बात नहीं। सुरेंद्र सिंह नरोका जी सिलेंडर जा और रहा प्रदीप है, जी, और जिस किसान आंदोलन आप दोनों के साथ ये है जो जिस बात को श्याम सुंदर शर्मा ने कहा है कि दोनों पार्टियों में 2 ध्रुव हैं। आप दोनों पार्टियां जब भी मतभेदों की बात आती है तो दूसरी पार्टी के दिए के नीचे जाके बैठ जाते हैं कि यहाँ अंधेरा है, हमारे यहाँ तो उजाला है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि ये बहुत बड़ी चुनौती आप दोनों पार्टियों के लिए, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए है कि आप एक होकर 3 की लड़ाई लड़ें? प्रदीप चतुर्वेदी, पहले आप बोलिए। जो आप बात कह रहे हैं उसमें देखिए, आप पिछले 1.5-2 महीने का संदर्भ देखें तो उसमें साफ साफ देखिए कि चाहे विचार बात अलग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में इसको चुनाव को जिताने के लिए दोनों दल जो बात कर रहे हैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं, सब मिलकर के चुनाव लड़ने की बात हो रही है। सारे स्थितियों में देखें तो पायलट साहब भी इन दिनों कांग्रेस को मजबूत करने में अपनी रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो अलग हैं, कुछ नहीं, वो बिल्कुल पार्टी को मजबूत करने का अपना उनका कार्यक्रम चल रहा है और उन्होंने हर जगह पूरी केंद्रीय हमारी जो समिति है उसको भी विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं। सवाल यह इस बात के कि अगर पार्टी बड़ी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और इतनी पुरानी पार्टी है तो मतभेद होते हैं, तो बात हो सकती है, लेकिन सवाल यह कि जब कोई मुद्दा होता है तो हम सब एक होकर इस बात करते हैं। प्रशांत जी ने ये तो मान ही लिया कि पार्टी बड़ी है, मतभेद हो सकते हैं। हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है। हमारे सतीश जी पूनिया जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सर्वमान्य नेता हैं
और उन्हीं के नेतृत्व में बाकायदा एक पर्यवेक्षक टीम बनी है जो रायशुमारी के लिए हर विधानसभा में गई है। हमारे जो विस्तारक है वो हर विधानसभा में लगे हुए हैं। हमारे बूथ कार्यकर्ता से लेके और प्रदेश का राष्ट्रीय पदाधिकारी भी अगर उस विधानसभा में है तो उनसे रायशुमारी करके ही हम सीटों की डिक्लेयर करेंगे। हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं है। ये कांग्रेस को मुबारक हो, उनके सीपी जोशी जी तय करेंगे, पायलट जी तय करेंगे, गहलोत जी तय करेंगे। अरे आप सुनिए तो मेरे सवाल से राय की जाती है, लोकतंत्र है। अरे सुनिए तो भाई साहब, मेरे सवाल पर सुनिए महिपाल महला, मेरे सवाल पर रहिएगा, और सारी बातें हो चुकी हैं। अगर इन चुनाव में आरएलपी जो कि पूरी तरह से किसानों के मुद्दे पर लोगों के बीच में जा रही है, मेरी शुभकामनाएं आपको, लेकिन अगर ये आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो क्या ये माना जाएगा कि किसानों का मुद्दा बेअसर है राजस्थान में? इस बात की चिंता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, यदि किसी भी कारण से जनता नकार देती तो उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये सारी चीजें भविष्य की हैं, पर इस बात को आप तय मान के चलिएगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो आपसी मिलाजुली का खेल जोन में चल रहा है, डूंगरपुर का उदाहरण है, प्रदेश में तमाम तरह के उदाहरण है कि दोनों पार्टियां अपने से बाहर किसी तीसरी पार्टी को पनपने नहीं देना चाहती। इनको धत्ता पताकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है और तीनों जगह मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।